देखो, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आपने अभी तक जो लीनियर इक्वेशन उनका सॉल्यूशन सीखा होगा, 10th में भी सीखा होगा ना, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था या सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम उसको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से भी उसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आपको इक्वेशन दी मिलती हैं, लीनियर इक्वेशन a1x b1y c1z d1, समझ गए ना। a1 b1 c1 d1 ये सब क्या होती थी? कॉन्स्टेंट टर्म होती थी। d1 जो राइट हैंड साइड वाली कॉन्स्टेंट टर्म, ये x के कोफिशिएंट होते थे, x का a1, y का b1, z का c1, इसे मतलब x का a1 a2 a3, y के b1 b2 b3 ऐसे। अब देखो, यहाँ से हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे? जो हमारे जो जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एक्स वाई जेड की, समझ गए ना, जो वेरिएबल है जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उनके जो कोफिशिएंट है उनको हम मैट्रिक्स मान लेते हैं ए मानेंगे। तो पहली जो रो होगी उसके एलिमेंट क्या होंगे? a1 b1 और c1, समझे ना, a1 b1 और c1। वैसे ही सेकंड होगी उसका क्या होगा? a2 b2 और c2, और इसका a3 b3 और c3। ये हमारी ए मैट्रिक्स होगी। अच्छा, एक मैट्रिक्स होगी हमारी एक्स, जो वेरिएबल की होगी। वेरिएबल क्या है इसमें? एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। और एक मैट्रिक्स होगी हमारी कॉन्स्टेंट टर्म की, उसको हम क्या बोल देंगे? बी बोल देंगे। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, d1 d2 d3। तो जब हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? देखो, ये ए है और ये एक्स, यानी ए एक्स किसके इक्वल है? बी। हमें यानी वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी? एक्स की। तो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? जब हम ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बी। ये हमारा क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। तो जैसे वहाँ भी करते थे आप, कि आपको बताना होता था कि ये लीनियर इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन हैं, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कंसिस्टेंट कौन सी होती है, इनकंसिस्टेंट कौन सी होती है। जिस भी एक्स की, यानी जिस भी वेरिएबल की आपको वैल्यू मिल जाती है, उसका आंसर मिल जाता है, वो हमेशा इक्वेशन क्या बोली जाती है? कंसिस्टेंट। और जिसका सॉल्यूशन ना निकले, नो सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। अब देखो, जब आप मैट्रिक्स के केस में करोगे ना तो कुछ तरीके होंगे। ये तो आपको कोई भी इक्वेशन मिले, जैसे ये है 3x + 4y + 2z इज इक्वल टू 0। दूसरी मिल जाए 2x + 3y प्लस या सीधा 0, और ये मिल जाए 4y + 3z इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप ए मैट्रिक्स कैसे बनाओगे? ए मैट्रिक्स बनाओगे तो पहली रो आएगी, x का मान 3, y के साथ कोफिशिएंट हो 4, z के साथ है वो 2, इसमें x के साथ है वो 2, y के साथ है वो 3, और z के साथ नहीं है तो उसको क्या लिख देंगे? 0। इसमें x के साथ नहीं है तो 0, y के साथ है 4 और z के साथ है तो 3। ये होगा आपका a। x क्या होगा? x y z। आपको इन तीनों वैल्यू निकालनी है, x y z। इसमें बेशक ना हो, लेकिन x y z 3 वेरिएबल हैं। और आपका b क्या होगा? जो वो होगा 0 0 0। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 2 0 3 कुछ भी हो, तो ये क्या हो गया? 2। जब ये सारी जीरो टर्म होंगी ना, ये कांस्टेंट टर्म जीरो होगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन। उसका भी सॉल्यूशन है, वो भी बताएंगे। यहाँ आप समझो ये होमोजीनियस नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या है? ए एक्स किसके इक्वल हो गया? बी। आपको ये पता चल गया ना ए कैसे निकालते हैं। अगर कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ना हो किसी वेरिएबल की, या कोई वेरिएबल ना हो, तो उसका कोफिशिएंट हम क्या लिखेंगे? 0, ठीक है ना। तो x क्या हो गया? ए इनवर्स बी। अच्छा, इनवर्स किसका निकलता था? जो मैट्रिक्स सिंगुलर ना हो, नॉन सिंगुलर हो। यानी जब भी आपको ऐसी मैट्रिक्स निकालोगे तो आप सबसे पहले इस मैट्रिक्स का क्या करोगे? डिटर्मिनेंट सोल्व। अगर वो डिटर्मिनेंट क्या आ जाए? नॉन जीरो, नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट क्या आ जाए? नॉन सिंगुलर। तो आप क्या कहोगे? अगर नॉन सिंगुलर होगा तो एक ही होगा कि इक्वेशन क्या होगी? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, कंसिस्टेंट क्या होगी? कंसिस्टेंट। और उसके सॉल्यूशन कितने होंगे? केवल एक सॉल्यूशन होगा उसका, यूनिक सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। जब आपका डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाए? नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एक तो बात थी ये। अब कई बार क्या होता है, आपका डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाए? वो 0 के इक्वल आ जाए। डिटर्मिनेंट ए आप सोल्व किया और 0 आ गया। अब देखो, इनवर्स पॉसिबल है उसका? नहीं है, क्योंकि एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। लेकिन अब आप क्या करोगे? डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो आप क्या है? एक्स है, ए इनवर्स बी था, आपका डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो आप क्या कह सकते हो? कंसिस्टेंट कह सकते हो या इनकंसिस्टेंट। इसमें दो केस होते हैं, कंसिस्टेंट भी हो सकते हैं, भी इनकंसिस्टेंट भी। अब क्या निकालोगे आप? ए इनवर्स क्या होता था? एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए आपका 0 आ गया, किसी चीज़ के नीचे 0 तो इनफाइनाइट हो जाता है, तो आप
इसको नहीं कह सकते कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। आप क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे एडजॉइंट ए डॉट बी, एडजॉइंट ए डॉट बी ये निकालोगे। अब एडजॉइंट ए डॉट बी निकालोगे ना, तब भी दो केस हो सकते हैं। अगर डिटरमिनेंट ए आपका, इस केस में क्या क्या डिटरमिनेंट ए 0 आ गया, तो आप क्या करोगे, एडजॉइंट ए डॉट बी निकालोगे। अब अगर आपका एडजॉइंट ए डॉट बी अगर 0 के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। उस इक्वेशन को बोलेंगे कंसिस्टेंट। लेकिन अब एक सॉल्यूशन नहीं होगा, कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशंस, या मैं बोलूँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर एडजॉइंट ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो आप क्या बोलोगे उसको बोलोगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट जो इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन होता है नहीं, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। समझ गए ना, बस यही था, आपको यही समझना है। कैसे, या तो डिटरमिनेंट ए क्या होगा, या तो डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट, और उसका सॉल्यूशन क्या हो गया, यूनिक। ठीक है, एक डिटरमिनेंट ए आपने निकाला और वो 0 आ गया, तो आपने क्या निकालना है, पहले एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, बी के साथ। बी के साथ करोगे या तो वो 0 आएगी या नॉन 0। अगर नॉन 0 आती है तो क्या बोलोगे, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर एडजॉइंट ए डॉट बी 0 आ गया तो क्या होगा, कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट होगी तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, मैनी। इसमें नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये है। अब है होमोजीनियस इक्वेशन की। होमोजीनियस इक्वेशन में मैंने क्या बताया था, जो कांस्टेंट टर्म है वो सारी क्या होंगी, 0 होंगी। तो होमोजीनियस इक्वेशन में आपको क्या करना है, होमोजीनियस में आपको क्या करना है, क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी था ए एक्स है। अब अगर आपकी कांस्टेंट टर्म सारी 0 हो गई तो ए एक्स क्या हो गया, 0, यही हुआ ना। और आपको निकालना क्या था, एक्स, जैसे कि एक्स निकालना था, वो क्या था, ए इनवर्स बी, यही तो निकालना था आपका। बी तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपको सिर्फ दो चीज़ें देखनी है, ऐसे हो ना, क्या हो कि आपकी होमोजीनियस कांस्टेंट टर्म क्या है, सारी कांस्टेंट टर्म, जैसे कि ये थी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, ऐसे ही 3 तक हो और वो सारी क्या हो, 0, यानी ये इस साइड क्या हो, राइट हैंड साइड में आपकी सारी 0 हो। तो आपको है ना उस इक्वेशन में क्या निकालना, पहले तो बता दो, ए ये है, एक्स ये है और बी ये है। आप डिटरमिनेंट ए निकालो। अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाए उसमें, यानी नॉन सिंगुलर आ जाए, नॉन सिंगुलर आए ना, तो उसका केवल एक सोल्यूशन होगा। आप क्या लिखोगे, एक्स है ना वो 0 के बराबर होगा, सीधा सिंपल आंसर। एक्स 0 के बराबर का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड तीनों क्या हैं, 0, समझे, तीनों 0 है। अब दूसरा केस है, अगर डिटरमिनेंट ए 0 आ जाए तो वो, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें तीनों एक जैसे है ना, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कैसा है, ट्रिवियल। अगर डिटरमिनेंट ए 0 आ जाए, कौन सी में, होमोजीनियस में, तो आप क्या बोलोगे, इसका सॉल्यूशन कैसा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पता है क्या होता है, उसमें जनरल वैल्यू निकलती है। आप जो एक्स वाई जेड होती है ना, उसमें किसी भी एक को के मान लोगे, जैसे कि आपने जेड को के मान लिया, ठीक है, तो यहाँ क्या रखोगे, एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा, के, समझे ना। और एक्स वाई इसके को उस साइड ले जाओगे, ले गए। दूसरी इक्वेशन में भी एक्स वाई उसको ले गए उस साइड, के हो गया। तो उसमें वेरिएबल अब कितने बचे, एक्स वाई, और ये तो क्या होगा, के कांस्टेंट। अब उसको सोल्व कर लो आप दो वेरिएबल के लिए मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है ना। वो आपको न्यूमेरिकल आएंगे जब समझ में आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा होमोजीनियस में, और उसका सॉल्यूशन 1 होगा। बस आप कुछ नहीं करना आगे, उसका सॉल्यूशन 1 होगा। एक्स वाई जेड तीनों क्या आएंगे, 0। और डिटरमिनेंट ए अगर 0 आ जाता है तो नॉन ट्रिवियल होगा, उसका आपको जेड की जगह 1 मान पुट करना है, ठीक है ना।